चलिए नमस्कार। आज की क्लास में मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपन बात करने वाले हैं छंद के बारे में, और छंद से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न रहेंगे उस पर अपन बात करेंगे। तो पुनः वर्तिका क्लासेज में मैं प्रमोद कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, तो छंद आप देखिएगा। इससे पूर्व यदि आपने हिंदी काव्य शास्त्र की मैराथन क्लासेस नहीं देखी है तो इसको देखने के बाद आप जरूर देखिएगा, जिसमें रस की मैराथन है, अलंकार की मैराथन हो चुकी है, शब्द शक्ति की मैराथन क्लास हो चुकी है, काव्य गुण काव्य दोष सबकी मैराथन क्लास है। तो कुल मिलाकर अपन बात करें, छंद एक बड़ा विषय है, सभी भर्ती परीक्षाओं में आता है ना। वर्ग 3 में भी आता है, वर्ग 2 में, वर्ग 1 में, या कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी में आना है, यूपी टीजीटी पीजीटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन। छंद के बारे में अपन बात करें तो आप मुझे बता दो कि छंद शब्द किससे बना है। जैसे अपन यहां पर बात करें छंद, अच्छा छंद को अपन बात करें, एक शब्द और है वृत्ति भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं छंद को? वृत्ति भी बोलते हैं। फिर आपने पढ़ा होगा कि छंद शब्द, शब्द की बात बताओ सबसे पहले कहां पर मिलती है। तो छंद शब्द की बात करें अपन तो ऋग्वेद का बताओ कौन सा मंडल है। तो छंद शब्द की बात करें तो ऋग्वेद का 10वां मंडल। फिर यहां पर बात करें नब्बवा सूक्त, और यहां पर 9वें मंत्र में मिलता है। ठीक है, 90वें सूक्त, 90वें सूक्त। और सूक्त का नाम बताओ क्या है? पुरुष सूक्त। और मंत्र संख्या यहां पर 9वें मंत्र में मिलता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और छंद शब्द की बात करें तो छद या चद धातु में असुन प्रत्यय के योग से, छद या चद धातु में असुन प्रत्यय के योग से छंद शब्द निष्पन्न होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आह्लादित करना या फिर बांधना होता है। ठीक है, तो ये चीजें अपन को पता है। छंद शास्त्र के मूलतः जो प्रथम आचार्य ब्रह्मा जी ही माने जाते हैं, लेकिन लौकिक छंद के अंतर्गत अपन बात करें तो इसके आचार्य पिंगल माने जाते हैं, इसलिए छंद शास्त्र को पिंगला शास्त्र भी कहते हैं। चलिए, अब एक बात और यहां पर ध्यान रखिएगा, छंद को पहले किस नाम से जाना जाता था। यदि ऐसा प्रश्न आ जाए कि छंद शास्त्र का प्राचीन नाम क्या है, यदि ऐसा प्रश्न आ जाए कि छंद शास्त्र का प्राचीन नाम क्या है, तो बताइए छंद शास्त्र का प्राचीन नाम क्या है। तो यहां पर छंदो विचिति के नाम से भी जाना जाता है। तो छंद शास्त्र का प्राचीन नाम क्या है? छंदो विचिति है। ठीक है, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की परंपरा की अपन बात करें तो रीतिकाल से होती है, रीतिकाल में केशवदास से होती है, और केशवदास का एक ग्रंथ है छंदमाला, वहां से होती है। चलिए, और भी अपन यहां पर बात करेंगे। नमस्कार। वेद के 6 अंगों में छंद शास्त्र भी एक अंग है। चलिए, तो एक बार मैं आपकी उपस्थिति को स्वीकार कर लेता हूं, फिर अपन इस विषय पर गहराई से बात करते हैं। चंद्रिका प्रसाद पिंगल साहब, गोल्डन गौतम कह रहे हैं गुड इवनिंग सर। दिलीप जाटव ने छंदो विचिति, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब यहां पर अपन बात करें, सीधे सीधे प्रश्न पर बात करते हैं। हाँ, एक सूचना मैं आपको दे देता हूं भाई, जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन आ सकता है तो कल काव्य कला से जय स्तंभ चौराहा गुना हिंदी ऑफलाइन निशुल्क टेस्ट 12 बजे से 2 बजे तक टेस्ट का आयोजन रहेगा। इसमें साहित्य व्याकरण काव्य शास्त्र भाषा के 100 प्रश्न रहेंगे, 100 प्रश्न इसमें रहना है। तो जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन क्लासेज आ सकता है, हाँ हाँ, बहुत दिन में जरूर आइएगा ना। जो ऑफलाइन आने में सक्षम है, ओएमआर सीट में आपका टेस्ट होने वाला है। चलिए, तो शुरू से शुरुआत कर देते हैं प्रश्न की, और ये रहा आज की क्लास का प्रथम प्रश्न। बरवे छंद है
सम मात्रिक है, अर्ध सम मात्रिक है, विषम मात्रिक है या अर्ध विषम मात्रिक है? बरवे छंद क्या है? चले एक सारणी के माध्यम से अपन समझ ही लेते हैं इस टॉपिक को अच्छी तरह से। थोड़ा आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा इसमें। इसका उत्तर दे दीजिएगा क्या होना है। राजस्थान से नमस्कार। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान में धूम मचा रही है और परीक्षा तिथि भी आ गई है। तो जितने भी राजस्थान के साथी जुड़े हैं, आप आपके साथियों को क्लास को जरूर भेजिएगा, ठीक है, ताकि अपन भी सभी के लिए शानदार बहुत कुछ कर सके। तो बरवे छंद बताइए, आपका उत्तर आ रहा है क्या है? दोहा, सोरठा, उल्लाला और बरवे। सर यह अर्धसम मात्रिक छंद है। तो अर्धसम मात्रिक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ब इसका सही उत्तर, बी इसका राइट आंसर है। 12 7 वर्णों पर यति होती है, 19 मात्राएं होती है, बिल्कुल सही बात है। रहीम का प्रिय छंद है, ठीक है। तो यहां पर 12 और 7 पर यति यानी 19 मात्राएं होती है। चलिए इस पर मैं थोड़ी बात कर लेता हूं आपसे ना। एक खाली पेज लेते हैं अपन और फिर इस पर बात करते हैं। हम्म, ठीक है, बताओ, बता दूं क्या? कितने छंद होते हैं, किस किस प्रकार के छंद होते हैं, मात्रिक हो या फिर वार्णिक हो, सबकी बात मैं कर लेता हूं। थोड़ा सा धैर्य आपको रखना है। आपकी इजाजत हो तो मैं इस चीज पर बात करता हूं। चलिए, तो यहां पर देखिएगा, धैर्य के साथ अपन चीजों को देखने वाले हैं, तो जल्दबाजी आपको नहीं करना है। छंदों के प्रकार की बात करें यहां पर, तो एक तो होते हैं मात्रिक छंद, एक तो होते हैं मात्रिक छंद, एक होते हैं वर्णिक या फिर वार्णिक छंद होते हैं। वर्णिक बोले या फिर वार्णिक छंद, ये होते हैं। दो प्रकार होते हैं। फिर इनमें भी कितने कितने प्रकार के होते हैं? तो इनमें भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार यहां पर है। चलिए देखिएगा, जैसे यहां पर बात करें, एक तो सम मात्रिक होता है, एक अर्ध सम मात्रिक होता है, अर्ध सम मात्रिक होता है, एक होता है विषम मात्रिक, एक विषम मात्रिक होता है। वार्णिक छंदों में भी 3 ही प्रकार होते हैं, जैसे सम, अर्ध सम और विषम। सम होगा, अर्ध सम होगा, विषम होगा। अर्ध सम और विषम। लेकिन देखिएगा होता क्या है, देखिए होता क्या है कि मतलब जब अपन यहां पर बात करें कि वार्णिक छंदों को पढ़ने की सुविधा के आधार पर 2 भागों में बांट देते हैं, गणबद्ध और गणमुक्त। वैसे यहाँ पर सम जो है साधारण भी होता है, दंडक भी होता है, उसको तो आप छोड़ दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, इसके जो प्रकार की बात करें, जैसे सम मात्रिक छंद, जैसे 4 चरण होते हैं सामान्यतः। बताओ सम मात्रिक किसे कहते हैं? वह छंद जिसके चारों ही चरणों में समान समान मात्राएं हो, सम मात्रिक है। अर्ध सम मात्रिक किसे कहते हैं? जिसके पहले और तीसरे चरण में समान मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में समान मात्राएं, यानी विषम चरणों में समान मात्राएं और सम चरणों में समान मात्राएं। और फिर विषम मात्रिक छंद किसे कहते हैं? वह छंद जिसमें 4 से अधिक चरण हो, वो विषम मात्रिक होता है। तो इसमें बताइए सम में कौन कौन सा है? एक तो यहां पर बात करें चौपाई, हाँ सर। एक की बात करें यहां पर तो चौपाई, चौपाई के बाद बात करें यहां पर रोला है, रोला के बाद गीतिका है,
और गीतिका के बाद हरि गीतिका है। तो ये सभी बताओ कौन सा है? हरि गीतिका है। यह सभी सममात्रिक छंद में आते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद की बात करें तो यहाँ पर दोहा, और दोहा का उल्टा क्या होता है सर? दोहा का उल्टा होता है सोरठा। फिर यहाँ पर बात करें उल्लाला, और उल्लाला के बाद फिर क्या हो जाएगा? बरवे। बरवे होना है। फिर विषम मात्रिक छंद की बात अपन करें तो यहां देखिएगा, विषम मात्रिक में एक तो है छप्पई, एक छप्पई छंद है और एक छंद है कुंडलिया। परिभाषा क्या बताइए विषम मात्रिक की? वह छंद जिसमें 4 से अधिक चरण होते हैं, कुंडलिया छंद मतलब विषम मात्रिक छंद कहलाता है। चलिए मात्राओं की गिनती कर लेते हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 15-15 मात्राएं। चौपाई, चौपाई में 15 है, चौपाई में 16 है, रोला में 24। गीतिका की बात करें तो 26 और हरि गीतिका की बात करें तो 28। दोहा की बात करें तो 24 है और यहां भी 24 है। उल्लाला की बात करें तो 28 है और बरवे की बात करें तो 19 है। विषम मात्रिक छंद की बात करें छप्पई, तो यहां पर किससे मिलकर के बना है सर? यहां पर रोला और उल्लाला से मिलकर के बना है। अच्छा, कुंडलिया किससे मिलकर के बना है? तो आप कहोगे सर दोहा और रोला से मिलकर के बना है। ठीक है, अब वार्णिक छंदों की बात करें तो मैं 2 प्रकार से आपको बताता हूं। वार्णिक एक तो होता है गणबद्ध और एक गणमुक्त। 2 चीजों पर बात करेंगे। एक तो यहां पर बात करें गणबद्ध और एक होता है गणमुक्त। चलिए नेक्स्ट पेज पर। इतनी बात समझ में आ गई है क्या? पढ़ रखा है ना ये तो आपके क्लियर होगा पहले ही। इससे आगे अपन बढ़ते हैं तो फिर वार्णिक छंद की बात करते हैं। वार्णिक छंद, अब वार्णिक छंद में भी बात करें, एक तो है गणबद्ध छंद। गणबद्ध छंद उसे कहते हैं जिसकी गणना गण बनाकर की जाती है। हाँ, छप्पई सम्राट चंद बरदाई को बोलते हैं। और एक यहां पर बात करें गणमुक्त छंद, जो गणों के बंधन से मुक्त हो वह गणमुक्त छंद है। तो कितने प्रकार के हो गए सर? 2 प्रकार के हो गए हैं। चलिए अब गणबद्ध में देखिएगा, शुरू से मैं बात करता हूं। एक चीज और ध्यान रखना, संस्कृत में बात करें यहां पर संस्कृत में, तो संस्कृत में एक ही छंद मात्रिक है जिसका नाम है आर्या। संस्कृत में आर्या छंद कौन सा है? मात्रिक छंद है। बाकी जितने भी छंद आप पढ़ोगे वो सब कौन से होते हैं? वार्णिक होते हैं। जैसे यहां पर गणबद्ध में बात करें, संस्कृत में एक छंद चलता है जिसका नाम है अनुष्टुप। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 8 वर्ण होते हैं। फिर बात करें इंद्र वज्रा, कितने वर्ण हैं? 11 वर्ण हैं। फिर बात करें उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा इसमें भी कितने होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। दोनों के मेल से बना हुआ जो छंद है वह होता है उपजाति। किन किन के मेल से बना होता है? इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के मेल से। इसमें भी 11 वर्ण होते हैं। फिर बात करें अपन यहां पर 12 वर्ण वाले, जैसे वंशस्थ। वंशस्थ के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। फिर यहां पर बात करें द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। फिर बात करें भुजंग प्रियातम, किसकी बात करें? तो भुजंग प्रियातम में भी प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 12। इसके भी प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। चलिए यहां से आगे बढ़े तो एक छंद आता है जिसका नाम क्या है? 7। 8वें की बात करें तो वसंत लिका। बताइए वसंत लिका के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं वसंत लिका में? तो वसंत लिका के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण, सॉरी 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14। फिर नवे छंद की बात करूं तो मालिनी, और मालिनी के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं।
इसके बाद में अपन 17 वाला ले लेते हैं। जैसे यहां पर एक आता है, जैसे यहां पर बात करें सिकरिणी, सिकरिणी के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। फिर यहां पर शार्दूल विक्रीतम, शार्दूल विक्रीडितम, इसके प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। फिर सबसे बड़ा जो संस्कृत में आता है वह होता है सर्गधरा। सर्गधरा के प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 21 होते हैं। फिर मैं यहां पर बात करूं सवेया, बताओ सवेया में कितने होते हैं, बताइएगा। सबका उत्तर देखता हूं मैं, बताइए। मंदाक्रांता में भी कितने होते हैं? 17 होते हैं। 13 के बाद 14 यहां पर लिखता हूं। मंदाक्रांता, मंदाक्रांता में भी प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। अब बताओ सवैया में कितने होते हैं? सवैया, तो सवैया देखिएगा यहां पर 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। और कितने प्रकार का होता है? 11 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 11 प्रकार का होता है। अब गणमुक्त छंद की बात करें तो यहां पर एक छंद आता है जिसका नाम है कव्वित। गणमुक्त छंद कौन सा है? सर यह कव्वित छंद है। अच्छा, कव्वित में देखिएगा छंद की दो गति होती है भाई। छंद की कितनी गति होती है? दो गति होती है। एक तो मंथर गति होती है, एक सत्वर गति होती है। जो मंथर गति से पढ़ा जाता है वह तो मनहरण कव्वित होता है। कौन सा कव्वित होता है? मनहरण कव्वित होता है। फिर कव्वित में बात करें कितने से लेकर कितने तक वर्ण होते हैं? तो 30, 31 और 32। तो 30 से लेकर के 32 तक वर्ण इसमें होते हैं। मनहरण कव्वित होता है। फिर घनाक्षरी कव्वित होता है। घनाक्षरी ये भी दो प्रकार का होता है, जैसे रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी। एक देव घनाक्षरी होता है। फिर सभी में अपन वर्णों की बात करें यहां पर तो देखिएगा मनहरण कव्वित में कितने वर्ण होते हैं? 30 होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 31 होते हैं। और इसमें कितने होते हैं? 32 होते हैं। फिर यहां पर देखिएगा, अच्छा यति कितने पर होती है? तो आप कहोगे सर 16 15 पर यति होती है। नहीं, गलत हो गया, 31 32 33 होते हैं। यहां पर देखिएगा कितने होते हैं? 31 होते हैं, यहां पर 32 होते हैं, और यहां पर 33 होते हैं। तो यहां पर यति कितने पर होती है? 16 15 पर। यहां पर कितने पर होती है? 16 16 पर। यहां पर कितने पर होती है? 16 17 पर। ठीक है, तो इस तरह से यति यहां पर होती है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। फिर यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यह बात आपको समझ में आ गई है क्या? मात्रिक छंदों में देख लीजिएगा, सम मात्रिक है, अर्ध सम मात्रिक है, विषम मात्रिक है। और ये चीज मैंने इसलिए यहां पर बता दिया कि बार बार इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे तो बार बार मैं उसका एक्सप्लेन नहीं करूंगा। केवल यही आपके सीधा अपन फिर आंसर को टिक करेंगे वहां पर। तो एक ही जगह मैंने पूरी चीज को आपको बता दिया है। चलिए बड़े आगे यहां से।
चलिए एक ये सूचना मैं आपको दे देता हूं कि जितने भी कोर्स हैं वर्तिका क्लासेस पर, सभी कोर्सेज पर इससे बड़ा ऑफर अब कभी नहीं आने वाला है। सब भी 28 दिसंबर से यानी आज से लेकर के 4 जनवरी तक सभी कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर 50% ऑफ है। इससे बड़ा ऑफर नहीं आना है। आएगा तो ऑफर कभी कभार 20% का या फिर 30% का, 50 का नहीं आने वाला है। और इससे संबंधित जानकारी में आपको मैंने पहले भी दी है कि जैसे कि अपना एक फाउंडेशन बेस ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। तो जैसे ऑफलाइन की बात करें यहाँ पर, तो कब से स्टार्ट हो रहा है सर? सोमवार से हो रहा है। अच्छा, समय क्या रहेगा? 8 से 10 बजे रहेगा। ठीक है, तो एडमिशन इसमें अभी से प्रारंभ हो गए हैं। ऑफलाइन सोमवार से स्टार्ट है और ऑनलाइन क्लासेज इसमें चलेगी 6 जनवरी से। ऑनलाइन क्लासेज 6 जनवरी से चलने वाली है। ठीक है भाई, ये ऑफलाइन टेस्ट है। एमपीटेट वर्ग एक पात्रता परीक्षा का कोर्स, आप यदि जिसको भी तैयारी करना है, दिसंबर वाली पात्रता को निकालना है, तो सोमवार से इसमें लाइव क्लासेस प्रारंभ हो रही है 1 साल की वैधता के साथ। लाइव वीडियो लेक्चर रहेंगे, ई नोट्स रहेंगे, लेकिन इसकी प्रिंट भी आप ले सकते हो। टॉपिक टेस्ट रहेंगे, फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। इसके साथ आपको पूरा कोर्स रिकॉर्डेड फ्री मिल जाएगा और लाइव क्लास तो उसमें चलेगी सही। तो ये तो अपना वर्ग एक पात्रता का है जो दिसंबर को है आपको, है ना, दिसंबर 2025 में पेपर है। और साथ के साथ ही एमपीटेट वर्ग एक चयन भर्ती परीक्षा जो 2026 में जरूर होगी, तो इसके लिए भी वही सेम सुविधाएं हैं, लेकिन इसकी वैधता 2 वर्ष है। और ये 2999 का है, लेकिन अभी 50% का ऑफ चल रहा है। ठीक है, ये वर्ग 3 का ऑफलाइन बैच है। समय की बात करें तो सुबह 9 से लेकर के 2 बजे तक चलता है। और महिला पर्यवेक्षक के बैच की अपन बात करें, ऑफलाइन है। ऑनलाइन तो काव्य क्लासेस के एप्लीकेशन पर है। ऑफलाइन की बात करें तो यहाँ सोमवार से स्टार्ट है 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक। ठीक है, थोड़ा आपको डिस्टर्ब किया लेकिन अब चलिए अपन विषय वस्तु पर आते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपने बता दिया था, अर्धसम मात्रिक है। ये रहा दूसरा प्रश्न। चलिए, दिवस का अवसान समीपता, गगनता कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा प्रति अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। नहीं, वर्ग 2 का सिलेबस चेंज हो जाएगा। तो आपने यदि बेच ले रखा है ना, तो उसी में जो चेंज होगा, हिंदी साहित्य में एनसीईआरटी जुड़ती है तो उसको उसी में बेच में पढ़ा देंगे। ठीक है, अलग से नहीं लेना पड़ेगा। तो देखिएगा आप इसको कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले मात्राएं नहीं लगाना है, सबसे पहले आपको जाना है चारों ऑप्शन पर। और ऑप्शन को अपन देखते हैं तो चारों ही यह वार्णिक छंद है, वर्णिक छंद है। तो सीधे आप अपन को वर्ण गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। वर्णों का निर्धारण भी स्वरों के आधार पर होता है, अधूरे व्यंजन को वर्ण नहीं गिना जाता है। और वंशज की बात करें तो यहाँ पर 12 होता है। द्रुत विलंबित की बात करें तो 12 है। वसंत लिखा की बात करें तो 14 है। और दुर्मिल की बात करें तो यहाँ पर, ये दुर्मिल सवैया की बात करें यहाँ पर, तो 24 वर्ण इसमें होते हैं, 8 सगण इसमें होते हैं। ठीक है, दुर्मिल दुर्मिल में 24 वर्ण होते हैं और 8 सगण इसके अंतर्गत होते हैं। अब जब 12 वर्ण है तो कैसे पहचानेंगे सर? बताओ कैसे पहचानेंगे? तो वंशस्थ जत जर होता है और द्रुत विलंबित क्या होता है? नब भर होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर लघु 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 और सबसे कम मात्राओं वाला जो गण है वह कौन सा होता है? नगण होता है। तो बताओ प्रारंभ में नगण किस में आ रहा है? द्रुत विलंबित में आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर दूसरा। चलिए, द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं, क्या होते हैं देखिएगा।
द्रुत विलंबित माह नभभर, तो नगण होगा, भगण होगा, भगण होगा और रगण होगा। तो इसमें एक नगण है, दो भगण है, एक रगण है और क्रम से 12 वर्ण इसमें आते हैं। विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहां पर देखिएगा, अवधि शिला का उस पर था गुरुभार। गुरु छोटा होता है भाई, छोटों की मात्रा है। तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है, यह आपको बताना है। दोहा है, बरवे है, सोरठा है, रोला है। तो ये मात्रिक छंद है। अब आपको मात्राएं इसमें लगाना पड़ेगा, वर्ण नहीं गिनना है। ठीक है, मात्रा लगाने के नियम तो आपको पता है ना। मात्राएं दो प्रकार की होती है, ह्रस्व स्वरों की मात्रा लघु होती है, दीर्घ स्वरों की मात्रा लघु होती है। आधे वर्ण से पहले वाला वर्ण लघु होगा तो गुरु हो जाएगा। जिस पर अनुस्वार लगा है तो वह लघु होने पर गुरु हो जाता है। मात्रा निर्धारण में चंद्र बिंदु का कोई महत्व नहीं होता है। जिसके साथ विसर्ग लगा है तो वह लघु होने पर गुरु हो जाता है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन से पहले वाला लघु होगा तो गुरु हो जाएगा। लह मह नह से पहले वाला वर्ण लघु होगा तो लघु और गुरु होगा तो गुरु। तो अवधि शिला, अब यहां मात्राएं देखिए अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो यहां से यहां तक तो हो गई कितनी, 12 है। 2 3 4 5 6 7, यहां पर हो गई 7। तो 12 और 7 बराबर कितनी मात्राएं हो गए, 19। और 19 मात्राओं वाला छंद का नाम क्या है, बरवे। तो इसमें यति कितने पर होती है, 12 और 7 मात्राओं पर यति होती है। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो रहा है, बी हो जाएगा। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो बताइए, यहां पर कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, अलंकार आपसे पूछे तो मानो, ये हो गया उत्प्रेक्षा। अलंकार तो इसमें उत्प्रेक्षा है, लेकिन छंद आपको बताना है। अब देख लो आप, एक तो सवैया है, सोरठा है, दोहा है, हरिगीतिका है। पांचवे का उत्तर, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो सवैया में अपन ने बात की 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। ठीक है, सोरठा की बात करें तो 24 है। दोहा का उल्टा क्या है, सोरठा है। और हरिगीतिका है। डी उत्तर आप सभी का आ रहा है, सीमा, ऋतु, रचना। बहुत सारे पुराने नाम नजर नहीं आ रहे, ऐसा लगता है कि प्रमोद सर को भूल गए होंगे, क्योंकि काफी दिन बाद में आपके सामने लाइव आया हूं। गायत्री यदुवंशी, बिल्कुल। तो यहां पर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये तो हो गई 16 मात्राएं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गई 12 है। तो यहाँ पर हरि गीतिका में 16 और 12 पर यति होती है, और कुल मिलाकर 28 मात्राएं होती है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। आपने भी सभी ने बिल्कुल सही दिया है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बड़े चलो बड़े चलो। इसको पढ़कर के आपको याद आ गया होगा जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक। गांधार देश की राजकुमारी अलका यह गीत गाती है। ठीक है, इसमें पढ़ने में ही पता चल रहा है कि वीर रस और ओज गुण का समावेश इसके अंदर है ना। लेकिन आपको छंद बताना है, और छंद में आप देख लीजिए, क्योंकि ये तो विषम मात्रिक है, कुंडलिया और छप्पई, तो यहाँ तो छह छह चरण अपन को दिख नहीं रहे हैं, तो दोनों को बाहर कर दो। अब एक इसमें रोला है, एक दिक्पाल है। एक इसमें रोला है, एक दिक्पाल है। लेकिन इसमें देखते हैं, हिमाद्री तुंग श्रृंग से, यहां पर हो रहा है विराम यानी यति। तो मात्राओं की बात करें, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। यहाँ पर तो 12 मात्राएं हो गई। फिर यहाँ पर बात करें 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ भी 12 है। तो मात्राएं तो यहाँ पर कितनी हो गई? 24। कितनी मात्राएं हो गई? 24 मात्राएं यहाँ पर हो गई है। लेकिन यहाँ पर यति 12 12 पर है, और जहां पर मात्राएं 24 हो और यति 12 12 पर हो, तो वहां पर छंद होता है दिग्पाल। क्योंकि रोला में तो आप देखिएगा, रोला में यति कितने पर होती है सर? 11 13 पर होती है। ठीक है। फिर यहां पर सोरठा की बात करें तो 11 13 पर आपको नजर आती है, यहां भी यति। दोहा की बात करें तो 13 11 पर होती है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। हरा भरा है सब पेट जो भरा, सुनो नहीं तो बस सुनने है धरा, लगे हमारे सब काम पेट से, बचा न कोई इसकी चपेट से। अब यहां देखें अपन, मालिनी की बात करें तो मालिनी में तो 15 वर्ण होते हैं। वंशज की बात करें तो 12 होते हैं। कवित की बात करें तो 31 से 33 तक होते हैं। सवैया की बात करें तो 22 से 26 तक होते हैं। तो सभी वार्णिक हैं, तो वर्ण गिन लीजिएगा इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। और 12 वाला तो फिर कौन सा हो जाएगा? वंशस्थ हो जाएगा। और जत जर होता है तो यहाँ पर लघु, गुरु और लघु। सही, ये जगण यहाँ पर बनता है, जगण। तो वैसे भी कौन सा है? वंशस्थ है। मात्रिक समछंद नहीं है। चलो सभी उत्तर दीजिएगा, इसका उत्तर अब सभी को आना चाहिए। जगवंश, हाँ जी, राधे राधे, नमस्कार। मात्रिक सम आपको बताना है, यानी सम मात्रिक सम बताना है, सीधा सीधा ये है। नहीं है ये आपसे पूछा है, तो उल्लाला यहाँ पर अर्ध सम मात्रिक छंद है। अर्ध सम मात्रिक छंद है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 9। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा 16 12 की यति, अंत में लघु गुरु किस छंद में होता है? तो यहाँ 16 12 की बात करें तो ये आंसर हो जाएगा हरिगीतिका का। फिर आगे बात करें, दोहा किस प्रकार का छंद है? वर्णिक छंद है, मात्रिक सम छंद है, मात्रिक अर्ध सम छंद है, मात्रिक विषम छंद है। तो यहाँ पर दोहा मात्रिक अर्ध सम छंद है। एक बार पुनः आप इसको देख लीजिएगा भाई, है ना, जो बाद में जुड़े हैं। तो इस विषय पर इसीलिए अपन काफी बात कर चुके हैं, है ना, क्योंकि ये प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाते हैं। सम मात्रिक में ये है, अर्धसम में ये है, विषम में है। फिर यहाँ पर वार्णिक छंदों की बात करें तो ये सभी अनुष्टुप, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, वंशज, ऋतुलंबित, भुजंग, पर्यातम, मंदाक्रांता, वसंतलिका, मालिनी, शिखरिणी, शार्दुल, विक्रतम, कुल मिलाकर कवित को छोड़कर इधर वाले पूरे कौन से हैं? गणबद्ध है, वार्णिक है। अब यहीं से अधिकतर प्रश्न आपके बनते भी हैं। चलिए 10वें का आंसर सी बिल्कुल राइट आंसर है। बात करते हैं 11वें पर। सवैया किस कवि का प्रिय छंद है? तो सवैया आपको पता है रसखान, इसका सही आंसर हो जाएगा रसखान। रहीमदास जी का प्रिय छंद बताओ कौन सा है? बरवे। बरवे नायिका भेद किनकी रचना है, लिखकर बताइएगा। और बरवे रामायण किनकी है? सूरदास जी की बात यहां पर करें, हालांकि रीतिकालीन कवियों ने कवित और सवैया छंद का बहुत अच्छा प्रयोग किया है, घनानंद ने भी किया है। जायसी की बात करें तो जायसी तो आपको पता है अर्धालियों का प्रयोग करते हैं, निश्चित चौपाई के बाद एक दोहा रखते हैं। तो 11वें का सही आंसर ए हो जाएगा। विषम चरणों में 13 13 तथा सम चरणों में 11 11 है। विषम चरण क्या होते हैं? जैसे यहां पर बात करें,
और एक चीज और ध्यान रखना, जब किसी पंक्ति में जब किसी पंक्ति में यदि दो चरण रख दिया जाए तो फिर वह दल कहलाता है भाई। यदि कभी कभार परिभाषा आ जाए तो छंद की एक पंक्ति में यदि दो चरण अपन रख दें तो उस पंक्ति को दल कहते हैं, अपन चरण नहीं कहते फिर। तो यहां पर देखिएगा, इसमें 13 है और इसमें भी 13 है, फिर यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 11 है, और कितनी हो गई 24। यहाँ भी कितनी हो गई 24। फिर यहाँ अपन बात करें, यह पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण। तो पहला तीसरा ये दोनों चरण चरण कौन से हैं? यह विषम चरण है, और दूसरा चौथा यह कौन सा चरण है? सम चरण है। तो 13-11 पर यति, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोहा छंद। दोहा छंद में कुंडलिया छंद का लक्षण नहीं है। प्रथम 4 पंक्तियां रोला व अंतिम 2 पंक्तियां दोहा छंद की होती है। मात्रिक विषम छंद है, बिल्कुल विषम छंद है क्योंकि 4 से ज्यादा चरण होते हैं। यह छंद 6 पंक्तियों का होता है, यह भी सही है। यह संयुक्त छंद है, यह भी सही है। फिर यह जिस शब्द से प्रारंभ होता है, पहले यहां पर बात करें, दोहा और किससे मिलकर बना है? रोला से मिलकर के बना है। दोहा के कितने चरण? 2 चरण। रोला के कितने चरण? 4 चरण। कितने हो गए? 6। फिर यहां पर जैसे अपन बात करें, जैसे ये माना कि ये दोहा है, तो दोहा छंद का अंतिम चरण रोला छंद के प्रथम चरण में ज्यों का त्यों रखा जाता है। जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी से क्या होता है? अंत होता है। गिरिधर दास, क्वेश्चन नंबर 6 को समझा दीजिए। चलिए, तो इसमें यहां पर देखिएगा, ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। हाँ, राशि खान, अभी मैं बात करता हूं उस पर। प्रथम 4 पंक्तियां रोला व अंतिम 2 पंक्तियां दोहा छंद की है, इसलिए इसका उत्तर यही गलत है भाई। नहीं, छठे प्रश्न में क्या है? इसमें केवल एक बार पूछा गया है, और ऐसा ही आप ध्यान रखिएगा, यदि यति 12-12 पर हो जाए तो फिर रोला भी नहीं है और सोरठा भी नहीं है, फिर आंसर क्या हो जाएगा? दिक्पाल। तो दिक्पाल का लक्षण क्या हो गया? कि यह सममात्रिक छंद है, इसके चारों चरणों में 24-24 मात्राएं होती है, और 12-12 मात्राओं पर यति होती है। बस इतना सा इसमें याद रखिएगा। संसार की समरसली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर, संकटों से मत डरो। हाँ, किसी ने नहीं पढ़ाया हो तो देखो, चारों ऑप्शन देखिएगा, गीति का है, उल्लाला है, हरि गीति का है, या फिर कवित है। बताइए, 14वें का उत्तर क्या होना है? डी आंसर आ रहा है। देखो, छंद में पहले ऑप्शन देखा करो आप। ऑप्शन में यहां पर गीति का है, जिसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं हैं, और 26 से तो फिर यति कितने पर हो जाएगी? 14-12 पर। हरि गीतिका में 28 है, तो यहाँ पर यति हो रही है 16 और 12 पर। उल्लाला की बात करें, यहाँ पर 15 और 13, कितनी हो गई? 28 मात्राएं हैं। कव्वित की बात अपन ने की थी अभी, इसमें 31 से लेकर और 33 तक वर्ण होते हैं भाई, मात्राएं नहीं होती है। तो चलो वर्ण गिन लो आप। यदि कव्वित छंद में कंफ्यूज हो रहे हो तो आप वर्ण गिन लीजिएगा सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कव्वित तो होना ही नहीं है क्योंकि इसमें तो 18 है। तो कुल मिलाकर वर्ण गिन लिया। ये कब करना है? कि जब ऑप्शन में मात्रिक छंद भी आ जाए, वार्णिक छंद भी आ जाए, तो सबसे पहले वर्ण गिन लो और वार्णिक छंदों को बाहर कर दीजिएगा। अब आपकी बारी है मात्राएं सही तरीके से लगाने में। तो मात्राएं लगा लेते हैं भाई। यदि किसी भी वर्ण पर अनुस्वार लगा हो तो वह गुरु हो जाता है। ये गुरु हो गया, ये लघु हो गया। दीर्घ स्वर की मात्रा गुरु होती है, ये लघु है, ये लघु है।
अब देखो यहां भी लघु होना था, लेकिन आधे वर्ण से पहले वाला वर्ण लघु होगा तो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ये लघु है, ये गुरु है, फिर यहाँ पर गुरु है। तो यति यहां पर बात करें, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। तो यति कितने पर हो रही है, 16 पर यति हो रही है। फिर यहां पर बात करें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 12 पर यति हो रही है। और जब 16 और 12 को मिलाते हैं अपन, तो 16 12 को मिलाते हैं तो 28 मात्राओं वाला एक छंद आता है, जिसका नाम क्या है, हरिगीतिका। अंकिता सोनी नमस्कार। चलिए, मंदाक्रांता छंद का गण क्रम क्या है। तो गणबद्ध छंद है भाई, मंद गति से पढ़ा जाता है, मंदाक्रांता है। म भ न त त गुरु गुरु, म भ न त त गुरु गुरु। यानी मंदाक्रांता की बात करें तो इसमें जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 तो गण है, तो 5 से 15 है और 2 गुरु, तो यहाँ पर 17 वर्ण का यह छंद है। 4 6 7 पर यति होती है, कभी कभी ले बिटाने के लिए 10 और 7 पर भी यति होती है। और म से यहाँ पर मगण हो गया, 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। भ से भगण हो गया, न से नगण हो गया, त से तगण हो गया, फिर त से बात करें तगण हो गया, और लास्ट में फिर क्या आते हैं, 2 गुरु वर्ण इसमें आते हैं। तो डी हो जाएगा यहां पर। प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, गुरु भी छोटा पुरुष भी छोटा, छोटियों की मात्रा यहां पर आएगी। प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न। अब इसको पढ़ने से तो औचित्य नहीं है, पहली पंक्ति। और जब भी आप मात्रा या फिर गण की बात करेंगे ना, प्रथम और द्वितीय पंक्ति में आपका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि तृतीय और चतुर्थ पंक्ति में जरूरी नहीं है कि सेम सेम मात्रा या वर्ण हो, कम ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए आंसर आपका प्रथम और द्वितीय पंक्ति में आ जाना चाहिए। 16 देखते हैं, यहां पर हरि गीतिका है, 28 मात्रा है, द्रुत विलंबित 12 वर्ण है। फिर गीतिका की बात करें 26 मात्राएं, मंदाक्रांता की बात करें तो 17 वर्ण है। अब देख लो आप क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 12 है तो वर्ण आ गए भाई इसमें, क्या आ गए, 12 वर्ण। सर मात्राएं भी लगाएं क्या, मात्राएं लगा के देख लो, 1 2 3। वैसे यहां पर देख लो द्रुत विलंबित नभभर होता है, नभभर, तो फिर गण मिला लो, पहला नगण यहां पर आ ही गया है ना, तो वैसे यही होगा। फिर भी मात्राएं गिनो आप, भाई गलती हो सकती है, मात्राएं गिन लो दोनों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। अब 16 मात्राओं वाला तो चौपाई छंद है, और चौपाई तो इसमें है नहीं है, तो बताओ फिर तो वर्ण ही गिन करके आंसर आ गया। इसका आंसर होगा द्रुत विलंबित माह नभोभरो। रास पंचाध्याय में किस छंद का प्रयोग किया गया है। चलिए सबसे पहले उत्तर कौन देते हैं इसका, बताइए क्या उत्तर होना है। बहुत बढ़िया, सबसे पहले गोल्डी। अब आपके कमेंट नहीं रुकेंगे भाई। तो रास पंचाध्याय का जो रोला छंद इसमें है, और आपको पता है रास पंचाध्याय नंददास की रचना है, हिंदी का गीत गोविंद है, सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है रास पंचाध्याय। तो यहाँ पर रास पंचाध्याय रोला छंद प्रिय छंद हो गया। निम्न में से कौन सा अर्धसम मात्रिक छंद नहीं है। तो अर्धसम मात्रिक की बात करें तो बताओ कौन कौन से हैं, दोहा सोरठा उल्लाला और बरवे। तो दोहा भी है, सोरठा भी है, बरवे भी है, लेकिन छप्पई यहां पर क्या हो जाएगा, विषम मात्रिक। छप्पई छंद यहां पर हो जाएगा विषम मात्रिक। चलिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। अब ये तो वैसे भी दोहा ही नजर आ रहा है, दोहे आपने पढ़े होंगे। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, तो 13 मात्राएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 मात्राएं। और 13 और 11 का मतलब दोहा। चलिए, करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सदा ही सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो 20वें का उत्तर क्या होना चाहिए? सर, दोहा, चौपाई, उल्लाला, गीतिका। अब सभी मात्रिक छंद है तो मात्राएं आपको लगाना पड़ेगी। चलो मात्राएं लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। तो यति यहाँ पर 15 हो रही है। 15 पर यति किस में होती है? उल्लाला में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। 13 पर यति होती है, तो 15 13 बराबर 28 मात्राएं अर्धसम मात्रिक छंद है, और इसका है उल्लाला। 20वें का सी होगा। आवेगों से विपुल विकला शीर्ण सैया कृशांगी, चिंता दगदा व्यतीत हृदय शुष्क ओष्टा अधीरा। इस पंक्तियों में छंद है क्या? मंदाग्रा। अब यहां पर देखो सभी वार्णिक है, तो क्यों ना अपन वर्ण गिन लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है। और 17 वाला तो कौन सा है? मंदा क्रांता। ठीक है। सवैया 11 प्रकार का होता है, इसको कोई प्रश्न आएगा तो मैं बता दूंगा। मदिरा है, मालती है, चकोर है, किरीट है, अरसात है, दुर्मिल है, सुंदरी है, अरविंद है ना, सुक है, सुमुखी है, और लवंगलता है। तो 11 प्रकार का सवैया होता है भाई। 22 से लेकर 26 तक। मालिनी में 15 है, वंशज में 12 है। छंदों को पढ़ते समय कई स्थलों पर विराम लेना पड़ता है, उन विराम स्थलों को क्या कहते हैं? छंद को पढ़ते समय विराम ही यति है। क्या है? यति। 3 वर्णों का समूह क्या है? गण है। 3 वर्णों का समूह क्या है? गण है। और गण कितने होते हैं? 8 होते हैं। यमाता, राजभान, सलगा। छंद को पढ़ने का प्रवाह ही गति है, और चरण के अंत में आने वाली समान ध्वनि तुक कहलाती है। चरण के अंत में आने वाली समान ध्वनि क्या कहलाती है? तुक कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? तो यहां पर वर्णिक छंद की बात करें तो सवैया भी है, कवित भी है, इंद्र वज्रा भी है। लेकिन कुंडलिया यहां पर कौन सा हो जाएगा? सर, यह तो चप्पई और कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है। कौन से छंद हो जाएंगे? विषम मात्रिक। अति सूदो सनहे को मारग जह नेकुस सयानप बाक नहीं है। इस पंक्ति को पढ़ते आप पहुंच गए होंगे हिंदी साहित्य में रीतिकाल, और रीतिकाल में किस विषय के अंतर्गत? रीतिमुक्त काव्य धारा और घनानंद के अंतर्गत। तो घनानंद ने कहा है कि अति सूदो स्नेह को मारक जह नेकु सयानप बाक नहीं है। लेकिन इसमें आपको छंद बताना है भाई, बताओ। पद होना नहीं, कुंडलिया होना नहीं, चौपाई है नहीं, तो फिर कौन सा है? सवैया। अच्छा, सवैया में देखिएगा कौन सा हो सकता है। चलो चेक करते हैं कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 क्या हो गए? वर्ण हो गए। अब बताओ 24 वर्ण वाले कौन कौन से हैं? यदि मैं बात करूं आपसे 24वें प्रश्न की, तो यहां पर 24 वर्ण वाले कौन कौन से हैं? हम्म पीयूं सो कहे हूं संदेश ला, हे भोरा एक काक। और जब आप इसको पढ़ते हो तो फिर जायसी के वहां पहुंच जाते हो, नागमती वियोग खंड में। तो धनी बिरहे जाय मुई तेहिक धुआं हम लाग। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो देख लो भाई, मात्रिक है, मात्राएं लगा के देख लो कौन कौन से है। 25वें का उत्तर बताओ आप।
देखो मदिरा में तो होते हैं 22 वर्ण, मालती में होते हैं 23। मदिरा, मालती, चकोर में भी 23 होते हैं। ये सब लक्षण आपको लिखा रखे मैंने 11 ही प्रकार के। ठीक है, आपका उत्तर आ रहा है बी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, दोहा है। लगाएं क्या मात्राएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 14 15 है। ये क्या हो रहा है इसमें, दोहा कैसे? 1 2 16 17 है। 18 19 20 21 22 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। पंक्ति गलत है क्या इसमें? तो कुंडलिया है नहीं है। पीयूष कहू संदेश ला, हे भोरा है काक। इसमें दोहा ही तो होगा। देखो इसमें क्या मिस्टेक हो रही है। पीयूष सो कहे हूँ संदेश ला, हे भोरा हे काग। पंक्ति तो ये बिल्कुल सही है। कवि तो ऑप्शन में नहीं है इसमें। ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा आप, है ना, कुछ अशुद्धि इसमें लग रही है। चलो अगले प्रश्न पर अपन चलते हैं। इसका उत्तर बताता हूँ। छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता है। चलिए इसका बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं। छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता हैं तो पिंगल है, इसलिए छंद शास्त्र को पिंगला शास्त्र भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा। संदेश राको संदेश कर दो। नहीं, वो अवधि भाषा में उसी तरह का रहेगा। वो पीयूष सो कहे हो संदेश। हाँ ऐसा हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11। हाँ ये सही है, इसलिए यहाँ पर दोहा अब सही है।
इंद्र वज्रा में देखिएगा, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति, तीनों में कितने होते हैं? 11 होते हैं। गीतिका छंद एक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो गीतिका में आप देखें 26 होती है और 14-12 पर यति होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26। फिर यहाँ पर किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11-13 पर मात्राओं पर यति होती है? तो 11-13 मात्राओं पर यति क्या रोला में है, क्या गीतिका में? तो हरि गीतिका में, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 29वीं का रोला। ठीक है ना। 29 के बाद 11-13 पर मतलब रोला। या लकुटी अरु कामर या पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आठों सिद्ध नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा है, सोरठा है, कवित है, सवैया है? 30वां। तो यहां पर 30वें का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो 23 वर्ण की बात करें यहां पर, 23 वर्ण, और ये मालती में होता है भाई, मालती या मतगयंद, मालती या मतगयंत में होता है। लास्ट में दो गुरु आते हैं इसमें, ये भी गुरु, ये भी गुरु, लास्ट में क्या आते हैं? दो गुरु आते हैं 23 वर्ण में। सर 23 वर्ण वाला सवैया और भी है क्या? तो चकोर और सुमुखी, ये भी 23 वर्ण वाले हैं। एक चकोर है और एक है सुमुखी। अब यहां पर देखिए अपन गुरु, लघु, लघु, तो यहां पर कौन सा गण बना है? भानस, है ना, यमाता राजभान सलगा, तो भानस। तो भानस में क्या आता है? गुरु, लघु, लघु। तो यहां पर फिर गुरु, लघु, लघु, फिर गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु। यानी यहां पर अपन बात करें भानस का मतलब भगण, 1 2 3 4 5 6 7। तो मदिरा या यहाँ मालती मतगेंद की बात करें तो इसमें 7 तो क्या आ रहे हैं? भगन आ रहे हैं, और लास्ट में क्या आ रहे हैं? दो गुरु। तो ऐसा छंद जिसमें 23 वर्ण हो लेकिन शुरुआत के 7 भगन हो और लास्ट में दो गुरु हो, तो फिर वहां पर कौन सा होता है? मालती होता है। और यदि शुरुआत में 7 भगन हो और लास्ट में एक गुरु लघु आ जाए, तो फिर वहां पर होता है चकोर। ठीक है, तो यहां पर सवैया हो जाएगा। 31 या इससे अधिक वर्णों के चरण वाला छंद कहलाता है मंदाक्रांता, वसंतलिका, कव्वित या फिर सवैया? सवैया, जगवान सिंह पूछ रहे हैं सर जी सवैया छंद के कितने भेद होते हैं? तो चलिए सवैया की बात में यहां पर करूं, खाली पेज ले लेते हैं एक। चलो यहां से बात करता हूं मैं सवैया। सवैया छंद ध्यान रखना 22 से लेकर के और 26 तक क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। अब इसमें अपन बात करें जैसे मदिरा, मालती, कितने प्रकार का होता है सर? 11 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 11 प्रकार का। मदिरा, मालती, चकोर, किरीट, अरसात, अरसात, दुर्मिल। दुर्मिल के बाद बात करें यहां पर जैसे दुर्मिल, यहां पर सुंदरी, सुंदरी के बाद जैसे अरविंद है, सुख, और एक होता है सुमुखी, और एक होता है लवंगलता, लवंगलता। तो कितने प्रकार का हो गया? 11 प्रकार का। सवैया छंद 11 प्रकार का होता है।
मदिरा, मालती, चकोर, किरीट, अरसाद, दुर्मिल। दुर्मिल के बाद बात करें, सुंदरी है, अरविंद है, सुख, सुमुखी, लवंगलता। अब देखो इसको व्यापक रूप से तो मैंने पढ़ाया है। गणों के आधार पर 5 प्रकार का हो सकता है, लेकिन 11 प्रकार का होता है। ठीक है, 5 प्रकार कैसे? 22, 23, 24, 25, 26 ऐसे। मदिरा, ध्यान रखना, सवैया में सबसे कम वर्ण वाला होता है, तो मदिरा 22। सबसे ज्यादा आप क्या चाहते हो? सुख चाहते हैं, शर्म, तो सर्वाधिक यहां पर 26 वर्ण। फिर यहां मालती की बात करें तो यहां पर 23 से, चकोर की बात करें तो यहां पर 23 से। फिर यहां सुमुखी की बात, हाँ वर्ण लिख रहा हूं वर्षा जी, चिंता ना करें। बिल्कुल आपके एक एक डाउट, मतलब एक भी ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा कि जो आपको नहीं आए, सब आएंगे आपको। 23 वर्ण होते हैं सुमुखी में, 23 वर्ण होते हैं सुमुखी में। फिर यहां पर किरीट की बात करें 24, यहां पर 24, दुर्मिल में भी 24 होते हैं। ध्यान रखिएगा, दुर्मिल में भी कितने होते हैं? 24 होते हैं। और सुंदरीर, अरविंद 25-25 वर्ष के हैं, तो यहां पर 25 याद कर लो, 25 वर्ण यहां पर है, 25 वर्ण यहां पर है। ठीक है, लवंगलता की बात यहां पर करें तो लवंगलता में भी कितने हैं भाई? सर 25 वर्ण है। लवंगलता में भी कितने हैं? 25 वर्ण है। ठीक है, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। इकतीस या इससे अधिक वर्णों के चरण वाला छंद कहलाता है। बताइए। हाँ, दुर्मिल में राजू जाटव कह रहे हैं, दुर्मिल में 24 वर्ण होते हैं, और इसमें 8 सगण होते हैं। कितने गण बनेंगे? 8 बनेंगे, लेकिन 8 ही क्या होंगे? सगण होंगे। तो 31 या इससे अधिक यहां पर हो जाएगा कवित, विकल्प नंबर सी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में, अभी अपन इस क्लास को समाप्त करते हैं पहले। कमला किस गण का उदाहरण है? तो 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। जैसे अपन बात करें यमाता, यमाता, राज, भान, सलगा। यमाता, राजभान, सलगा। अब इसमें आप मात्राएं लगा लीजिएगा, जैसे लघु, गुरु, 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 लघु, गुरु, लघु, लघु, लघु और गुरु। प्रथम वर्ण के आधार गण कितने होते हैं? 8 गण होते हैं। तो प्रथम वर्ण के आधार पर यहां पर पहला हो जाएगा कौन सा गण? यगण। 3 वर्णों का समूह गण है, तो 3 वर्ण ले लीजिएगा यहां पर। तो यगण में क्या आना है? लघु, गुरु, गुरु। फिर दूसरे वर्ण के आधार पर क्या हो जाएगा? मगण हो जाएगा। तो म से यहाँ 3 ले लीजिएगा, गुरु, गुरु, गुरु। फिर तीसरा कौन सा हो जाएगा? तगण हो जाएगा, तगण। तो तगण का प्रतीक चिन्ह ताराज, तो ताराज का मतलब क्या हो गया? जैसे गुरु, गुरु, लघु। फिर यहां पर बात करें र से क्या हो जाएगा? रगण, और रगण में 3 वर्ण राजबा, तो गुरु, लघु, गुरु, ये हो जाएगा राजबा। इसके बाद जैसे क्या हो जाएगा? सर जगण हो जाएगा, जगण। तो जगण में 3 वर्ण ले लीजिएगा यहां से, लघु, गुरु, लघु। फिर यहां भ से क्या हो जाएगा? भगण, भ से भगण हो जाएगा भानस, गुरु, लघु, लघु। फिर नंबर 7 पर यहां पर बात करें न से क्या हो जाएगा? नगण, नगण का मतलब लघु, लघु, लघु। फिर 8वां गण यहां स से क्या हो जाएगा? सगण,
और सगण का मतलब सलगा, तो स ल और ये गा, इस तरह से। ठीक है, तो यमाता, ताराज, मातारा, ताराज, राजभा, यहाँ पर जभान, फिर यहाँ पर भानस। चलिए, तो ये यहाँ पर गण कितने होते हैं बताओ? तो गण 8 होते हैं। कितने वर्णों का समूह होता है? 3 वर्णों का समूह होता है। चलिए, अब ऐसा भी यदि एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, यदि ऐसा प्रश्न आ जाए कि आदि लघु किस में है, तो यगण में है। यदि ऐसा प्रश्न आ जाए कि भाई सर्व गुरु किस में है, तो सर्व गुरु आप बता दीजिएगा मगण में है। यदि अंत में लघु किस में है, तगण में हो जाएगा। यहां पर मध्य लघु किस में है, रगण में हो जाएगा। यहां पर मध्य गुरु है, तो इस तरह से भी आप थोड़ा इसको याद करिएगा। यहां पर आदि गुरु, जिसके प्रारंभ में गुरु आ जाए वो भगण है। जैसे यहां पर सर्व लघु, तो सर्व लघु सबसे कम मात्राएं किसमें होती है? नगण में होती है, 3 होती है, और इसमें 6 होती है। ठीक है, चलो इसका तो देखिएगा, कमला। तो बताओ यहां पर लघु, लघु गुरु, तो यहां पर सलगा, सगण। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा, सगण। कुंडलिया किन छंदों से मिलकर के बना है? कुंडलिया किन छंदों से मिलकर के बना है? बताइए, कुंडलिया किन छंदों से मिलकर के बना है? तो छप्पई तो रोला उल्लाला के मेल से बना है। कुंडलिया किसके मेल से बना है? तो प्रारंभ के 2 चरण दोहा के, 4 चरण रोला के, तो दोहा और रोला। विकल्प नंबर द हो जाएगा। जिस शब्द से प्रारंभ होता है उससे अंत होता है। एक फेमस उदाहरण है, दौलत पाई न कीजिए सपने हूं अभिमान, चंचल जिए दिन चारी को ठाउ न रहत निदान, ठाउ न रहत निदान, जियत जग में जस लीजिए, विनय सब ही की कीजिए, मीठे वचन सुनाए। इस तरह से। और तो दौलत, दौलत से, हाँ बिल्कुल सही है। प्राकृत पेंगलम किस शास्त्र का ग्रंथ है? तो किसी भी रचना के अंत में पिंगल आए चाहे पेंगलम, किसी भी रचना के अंत में पिंगल आए चाहे पेंगलम, वह छंद शास्त्र का ग्रंथ है। आदिकाल की रचना है, अपन पढ़ते हैं। प्राकृत पेंगलम की बात करें तो 14वीं सदी की रचना है भाई। प्राकृत पेंगलम में अनेक अनेक व्यक्तियों के छंद मिलते हैं। और इसका जो संकलन किया था ना प्राकृत पेंगलम का, तो इसके जो संकलन करता है, संकलन करता वह कौन है? वो लक्ष्मीधर है, लक्ष्मीधर है। टीका इसकी बंशीधर ने लिखी है। जज्जल के छंद मिलते हैं इसमें, सारंगधर के मिलते हैं, है ना। इस तरह से इसमें छंद मिलते हैं। 14वीं सदी की रचना है। तो प्राकृत पेंगलम यहाँ पर छंद शास्त्र का ग्रंथ है। छंद में प्राय कितने चरण होते हैं? तो छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं, और 4 से ज्यादा है तो मिश्रित छंद हो जाता है, विषम मात्रिक में चला जाता है। चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है? चौपाई के बारे में, तो चौपाई में, हाँ धर्म कुशवाहा जी, मैंने प्रारंभ में ही बताया है, शायद आप लेट जुड़े हो, है ना। शुरुआत में मैंने आपको बताया है। ये देखो, छंद या फिर व्रत, यानी छंद को क्या बोलते हैं? व्रत बोलते हैं। साधन प्रक्रिया, साधन करने की प्रक्रिया है छंद, बांधने की प्रक्रिया है छंद। कविता कामिनी को छंदों के बंधन से मुक्त करने का श्रेय निराला को जाता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक है। मुक्त छंद को केंचुआ छंद या रबर छंद भी कहा जाता है। ठीक है, छंद की बात करें परिभाषा, वह पद्यात्मक रचना जो निश्चित मात्रा, वर्ण, यति, गति, तुक, चरण, गण आदि से आबद्ध हो, वह छंद कहलाता है। तो शुरुआत में बात कर चुके हैं। यदि आपने क्लास लेट ज्वाइन की है तो जरूर आप देखिएगा शुरुआत से पूरी क्लास को। और अब अपन
कुछ ही प्रश्न इसमें बच रहे हैं, उसको अपन समाप्त कर लेते हैं। चौपाई का मतलब यहाँ पर 18 वाला होना नहीं है, 18 वाला होना नहीं है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होती है। ये ध्यान रखना विशेष करके आप, यदि आपने नहीं लिखा है ना इसका लक्षण में, तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, सबने लिखा होगा, लेकिन अंत में जगण और तगण नहीं होता। ये ध्यान रखना आप, इसको आप लिख लीजिएगा अलग से। सर जी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि देखो आप भी साथ देना। देखो जितनी अपेक्षाएं आप मेरे से रख रहे हो सर, एग्जाम तक कंटिन्यू रखना, क्योंकि देखो मजा तभी आता है जब आप भी साथ दो, और मैं तो तैयार रहूंगा। जितनी ज्यादा आपकी संख्या रहेगी उतना ज्यादा मोटिवेशन होता है, फिर लगता है कि चलो मजा आता है क्लास में। ठीक है, तो मेहनत कर रहे हैं और आपको वास्तव में सफलता चाहिए, तो आपको भी निस्वार्थ रूप से साथ देना पड़ेगा। तो मैं आपके समक्ष यहाँ रोज खड़ा रहूंगा, ठीक है। और वैसे आप दे भी रहे हैं तो जरूर मैं क्लास तो लूंगा, कि यार मन तो यही बनाया है, लेकिन अब मैं ज्यादा वादे नहीं कर रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि रोज क्लास लूँ मैं। लक्षणों के आधार पर कौन सा छंद दोहा का विपरीत माना जाता है? तो दोहा का उल्टा सोरठा। क्या होता है दोहा का उल्टा? सोरठा। सोरठा में 24 है भाई, 11 13 पर क्या हो जाते यति। चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वार्णिक छंदों का सही अनुक्रम बताना है। चलो बताओ भाई। हम्म। चलिए 38 का आंसर आपको बताना है। बीबी आ रहा है, निधि प्रजापति। अच्छा वर्षा, अच्छा बारिश हो रही है क्या? 38 का डी आया है, गोल्डी का। अमन का 38 का डी आया है। सर रोज क्लास रहेगी ना? बिल्कुल रहेगी राशि खान, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। वर्तिका क्लासेस टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। चलो तो सही है भाई, सभी डी ही आंसर दे रहे हैं। अब आपसे गलती नहीं होना है, क्योंकि 11 है, 14 है, मंदाक्रांता 17 है, शार्दुल विक्रतम 19। वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? वर्ण का होता है, मात्रा और वर्ण का होता है, मात्रा का होता है, वर्ण की गुरुता का होता है। तो वर्णिक छंदों का निर्धारण वर्ण के आधार पर ही होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अराती सेन ने सिंधु में सुबाड वागिनी से जलो प्रवीर हो जाई। अच्छा ये पूछ रहा है कि कौन से गण हैं इसमें, गण आपको बताना है। लगाओ तो फिर, पहले मात्राएं लगा लो। लघु, गुरु, लघु। बताइए मध्य गुरु किस में आता है? तो आप कहोगे सर, जैसे इसका मैं संकेत लिखूं जभान, तो लघु, गुरु, लघु, यानी जैसे क्या हो गया जगण। तो जगण रगण रगण मगण, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मेरी क्लास अभी रात को हो रही है, लेकिन लगातार मेरी क्लास शाम को 5 बजे लेने का मेरा विचार है। रोजाना शाम 5 बजे मैं आपकी क्लास रखूंगा, ठीक है। और कल टाइम टेबल हम बनाएंगे इसका पूरा, और कंटिन्यू फिर जब तक पेपर नहीं हो जाएगा वर्ग 3 वर्ग 2 का ये क्लासेज अपन चलती रहेगी। फिर इसमें देखो रगण है क्या यहाँ पर? गुरु, लघु, लघु, रा, राज, भा। हाँ बिल्कुल ये रगण हो गया। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। वर्णिक छंदों में गण के प्रकार। थोड़ी सी एक बार और मेरी बात को सुन लीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी नए होंगे, पुराने विद्यार्थियों को तो अच्छी तरह आपने खूब तैयारी कर रखी है, प्रैक्टिस करें, लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं, एक
ऐसा बैच में स्टार्ट कर रहा हूँ, पहली बार फाउंडेशन बैच। इतने वर्ष पढ़ाते हो गए मुझे, लगभग 11-12 वर्ष पढ़ाते हो गए। पहली बार फाउंडेशन बैच में, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में भी क्या होगा कि 1 साल पात्रता होगी, 1 साल चयन भर्ती परीक्षा होगी। राजस्थान में है तो 2025-26 में अनेक वैकेंसियां हैं। तो विद्यार्थी का हिंदी में यदि सफलता चाहिए तो उसका साहित्य मजबूत होना चाहिए। तो सोमवार से ऑफलाइन बैच 8 से 10 बजे तक, फाउंडेशन बैच है जिसकी रनिंग चल रही है, एमए चल रही है, वो भी इसको ज्वाइन कर सकता है। इसमें साहित्य, व्याकरण, काव्य शास्त्र और शिक्षा शास्त्र ये तो ऑफलाइन रहेगा। 30 दिसंबर से प्रारंभ है। वर्तिका क्लासेस पर यही फाउंडेशन कोर्स भी मिलेगा आपको, और अभी से इस पर ऑफर भी है ऑनलाइन पर। लेकिन इसकी मैं लाइव क्लास 12 बजे स्टार्ट करूंगा, और वह करूंगा मैं 6 जनवरी से। तो जो भी बच्चे इसमें जुड़ना चाहे तो अभी से आप जुड़ सकते हो। क्लास इसमें 6 जनवरी से प्रारंभ होगी। चलिए, इसके बाद में पुनः कल जो भी ऑफलाइन टेस्ट देने आ सकता है 12 बजे काव्य क्लासेस गुना में जरूर पहुंचे। वर्तिका क्लासेस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर जितनी भी उत्तरी भारत में वैकेंसीज आती है हिंदी की, सभी पर 50% ऑफ है। सबसे बड़ा ऑफर है, इतना बड़ा ऑफर अब नहीं आने वाला है। तो कब से कब तक रहेगा सर? 28 दिसंबर आज से और 4 जनवरी तक है। फिर यहाँ पर वर्ग 1 पात्रता परीक्षा का 1 वर्ष की वैधता के साथ इसमें पूरा रिकॉर्डेड कोर्स फ्री मिलेगा, और इसमें लाइव क्लासेज रहेगी। रिकॉर्डेड तो पूरा फ्री है, उसके बाद में लाइव क्लासेज रहेगी, ई नोट्स रहेंगे, यानी जिसको मैं बोर्ड पर लिखूंगा वो तो रहेंगे ही सही, लेकिन इसके साथ साथ जैसे पूरा साहित्य है, पीडीएफ रहेगी, उसकी आप प्रिंट भी ले सकते हो। एप्लीकेशन में बहुत सारे टेस्ट हैं, पूरी टेस्ट सीरीज सभी कोर्स के साथ फ्री रहेगी। टॉपिक टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट है, वो तो सभी कोर्स के साथ मिलेंगे। वैधता 1 वर्ष है इसकी, और आपका वर्ग 1 की पात्रता का दिसंबर 2025 में पेपर भी हो रहा है। फिर यहाँ पर एमपीटेट वर्ग 1 चयनी परीक्षा आपकी 2026 में होगी। इसके लिए 2 वर्ष की वैधता के साथ कोर्स है। इस पर अभी 50% ऑफर चल रहा है। 2 वर्ष के लिए कोर्स आपको मिलने वाला है 1500 रुपये में। लाइव वीडियो लेक्चर रहेंगे, ई नोट्स रहेंगे, प्रिंट ले सकते हो, टॉपिक टेस्ट है और फुल लेंथ टेस्ट इसमें है। स्टार्ट हो गया है, सोमवार से इसमें क्लासेस प्रारंभ हो जाएगी। हालांकि उसमें भी फाउंडेशन में भी सोमवार से कर देंगे। अब 6 जनवरी तो काफी टाइम है, तो सोमवार से सभी ऑनलाइन कोर्सेज है, लाइव क्लासेज स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे सर वर्ग 3 का कोर्स, तो वर्ग 3 का कोर्स काव्य क्लासेस एप्लीकेशन पर है। ऑफलाइन बैच हमारा 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक चलता है। फिर यहाँ पर बात करें महिला सुपरवाइजर, ये भी ऑफलाइन बैच है, 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, वही ऑफलाइन क्लासेज है, काव्य क्लासेज। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर आते हैं 41। और उत्तर क्या दिया था आपने? वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? तो गण 8 प्रकार के होते हैं। वर्ग 2 का क्या है सर? फुल लेंथ टेस्ट के नाम से डले हुए हैं भाई, ओनली गेम्स, है ना। फुल लेंथ टेस्ट वाले ऑप्शन को खोलोगे तो उसके अंदर आ जाएगा वो। अनुष्टुप है, एक छंद है भाई, और सबसे कम वर्णों वाला छंद है अनुष्टुप। 8 वर्ण इसमें होते हैं। नहीं, वर्ग 2 का तो है ना, वर्ग 2 का पहले से चल ही रहा है। सभी कोर्सेज, वर्ग 1, वर्ग 2, है ना। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, यूपी टीजीटी पीजीटी छत्तीसगढ़ का है, बिहार का है, सभी कोर्सेज है। वर्ग 2 चयन भर्ती परीक्षा का कोर्स भी चल रहा है। हिंदी में जो भी चेंज होगा उसी में पढ़ाया जाएगा उसमें। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी, बताओ क्या है? पेपर क्लास रहेगी सोमवार से, चौपाई संध है इसमें, 12 बजे से रहेगी, और ध्यान रखिएगा क्योंकि मॉर्निंग में 8 बजे से तो ऑफलाइन क्लासेस रहेगी, फिर तुरंत में 12 बजे से आपकी एप्लीकेशन पर क्लास लेने वाला हूँ।
और फिर शाम को अपनी 5 बजे यूट्यूब पर रहेगी। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं एको सूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। तो यहां पर देख लीजिएगा, दोहा, रोला, चौपाई या फिर बरवे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। 13 11 का मतलब हो गया दोहा छंद। इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? तो यहां पर देखिएगा, कुंडली या छंद जिस शब्द से प्रारंभ होता है उससे क्या होता है? अंत होता है। तो प्रथम व अंतिम वही हो जाएगा इसका। किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? तो 4 से अधिक आपको पता है, एक तो छप्पई में होते हैं, एक कुंडलिया में होते हैं। किस छंद में 12 और 7 के यति से कुल 19 मात्राएं होती है? तो 12 और 7 का मतलब होता है बरवे छंद। यहाँ पर मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो मात्रिक छंदों में मात्राएं 2 प्रकार की होती है। जैसे कि अपन बात करें, रस्व स्वरों की मात्रा, रस्व स्वरों की मात्रा लघु होती है और दीर्घ स्वरों की मात्रा क्या होती है? गुरु होती है। इनकी मात्रा क्या होती है? गुरु होती है। सवैया और कवित हिंदी के 2 छंद हैं। तो मात्राएं 2 हो गई भाई, एक तो मात्रा लघु होती है और एक मात्रा गुरु होती है। केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? छांटिए। दोहा भी मात्रिक है, लेकिन ये मात्रिक नहीं है, ये भी नहीं है। सोरठा मात्रिक है, इंद्रवज्रा नहीं है, मंदाक्रांता नहीं है। चौपाई मात्रिक है, दोहा मात्रिक है, रोला मात्रिक है। मंदाक्रांता की बात करें, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, चौपाई है। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके छंदों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। जब मेता तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तो ये तो आपने पढ़ा होगा, ये तो हो गया दोहा। राम को रूप निहारती जानकी, ये संयुक्त श्रृंगार का उदाहरण यहां पर आ गया है। और ये है सवैया। ठीक है। जानत है वह सिरजनहारा, जो कछु है मरम हमारा। चौपाई। अदर लगे है आनी करके प्रेम, प्रियान प्राण चाहत चलन ये। तो ज्यादा वर्ण आ रहे हैं इसमें, तो कवित देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। 31 से तो ये हो जाएगा कवित। तो बताओ क्या हो जाएगा उत्तर इसका? एक के साथ तो अपन मिलाएंगे 4। राम को रूप निहारती जानत की सवैया, जानत है वह सिरजनहारा चौपाई यानी 5, और ये है कवित यानी 2। 4 1 5 2। देखो किसमें है? 4 1 5 2। विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। और भी आपके कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, आप पूछ लीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहें। देखो 2025 में अपन को जॉब लेना है, वैकेंसी बहुत बड़ी है। हिंदी साहित्य में कम से भी कम में आपको बताऊं तो 1000 की वैकेंसी आएगी। कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा तो इससे ज्यादा हो जाएगी, कितने भी बहुत ज्यादा पद आने वाले हैं। और देखो कितने पद, लेकिन पर्याप्त है, कम भी नहीं आएंगे, ज्यादा भी नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छी मेहनत करने वाला लग जाएगा उसमें। वर्ग 2 क्लास लेना चाहते हैं, इसका कितना चार्ज? अभी 50% ऑफ है। और आपको इस नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगा भाई प्ले स्टोर पर, वर्तिका क्लासेस। ठीक है, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और एक कूपन कोड यूज करना है, न्यू ईयर 50। ऐसे ब्रैकेट में एक
जितनी फीस है उसकी आधी हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, चलिए, शुभ रात्रि, नमस्कार। हिंदी की क्लासेस 5 बजे मिलूंगा मैं आपसे ना। ऑफलाइन तो बहुत सस्ती क्लासेज है। फाउंडेशन बैच में आप किसी में भी ज्वाइन कर लीजिए, जैसे वर्ग 2 चयन भर्ती वाली क्लासेज भी चलेगी, और उसमें जो कुछ भी चेंज होगा वो सबसे पहले अपन पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जब तक चेंज नहीं होता है। ऑफलाइन देखिएगा, आप ऑफलाइन ही उसकी बात कीजिएगा, या नंबर दे रखे हैं उन पर बात कर लीजिएगा। रात में 9 बजे शुरू होती है, आज क्लास अपनी 9 बजे थी। ठीक है। जो क्लासेज मैंने कल से लेना स्टार्ट किए हैं। हाँ, कल से, कल और आज 2 दिन हुए हैं। लेकिन अब आने वाली क्लासेस, इसलिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, और यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि यूट्यूब ने अभी बढ़िया अच्छी सुविधा कर रखी है कि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो 30 मिनट पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।